साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है समानुपात, और समानुपात दो प्रकार का होता है। पहला है सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात और दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। प्रश्नावली 11.1 जो है उसमें हमें सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो चलो पहले हम ये समझते हैं सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। तो देखो, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा है, जब एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़े, या फिर जब एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में घटे, तो वहाँ सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होता है। ठीक है, अब इसको समझो। जैसे मान लीजिए 1 रुपये में 2 चॉकलेट आती है। ठीक है, कितनी चॉकलेट आती है? 2 चॉकलेट आती है। तो 2 रुपये में कितनी आएगी? तो आप कहोगे 2 रुपये में 4 चॉकलेट आएगी, है ना। तो ये जो पहली राशि है वो बढ़ रही है, जो दूसरी राशि है वो भी क्या है? बढ़ रही है। और अगर पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी, है ना। जैसे 2 रुपये में 4 चॉकलेट आती है तो 1 रुपये में कितनी आएगी? 2 चॉकलेट आएगी। बात समझ में आ गई? तो जब समान अनुपात में दोनों राशियां बढ़ती है या फिर एक साथ घटती है तो उस अनुपात को हम सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने 2 राशियां बता दी। यहाँ तो एक तो है रुपये, इधर तो मैंने क्या ले लिया? रुपये। तो इस राशि को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और इधर मैंने क्या लिया है? चॉकलेट। चॉकलेट हमारी वस्तु हो गई, है ना। तो इस वस्तु को मैंने क्या मान लिया? y। और एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है तो इसके बीच में ऐसा निशान आता है, इसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो x अनुक्रमानुपाती y, यानी अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी। अब यहाँ अनुक्रमानुपात की जगह मैं बराबर का निशान लाना चाहता हूँ। तो ये अनुक्रमानुपात बराबर तभी होगा जब इस y को मैं किसी एक अचर संख्या से गुणा करूँगा, है ना। यानी किसी भी एक संख्या से गुणा करूँगा तब x और ये y दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब इसको भी समझो। जैसे यहाँ पर मैंने x क्या लिया? 1 रुपया लिया, ठीक है, और y क्या लिया? 2 रुपया लिया, ठीक है। अभी तो ये अनुक्रमानुपात में है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब मुझे 1 और 2 को बराबर करना है, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं हो सकते, है ना। हमें पता है ये दोनों अलग अलग है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे इस 2 को जो है k से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? k से गुणा करना पड़ेगा। अब k यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ 1 जो है ये 2 के बराबर तभी होगा जब यहाँ k की जगह में 1/2 ले लूँ, और 2 से 2 कटेगा तभी तो 1 और 1 आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पर अगर मुझे x और y को बराबर करना है तो यहाँ पर मुझे एक अचर संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो। जैसे अभी हमने कहा कि x जो है वो बराबर कब होगा y के? जब यहाँ मैं k का गुणा करूँगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 1 को जो है बराबर कर दिया 2 से, लेकिन कब? जब मैं यहाँ k का गुणा करूँगा। तो यहाँ k कितना होगा? 1/2, है ना। अब 1/2 कैसे होगा? तो यहाँ देखो 2 गुणे में है, इसको बराबर के इधर भेज दो तो ये 1 के नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और k हमें क्या मिल गया? 1/2। बात समझ में आ गई? यानी कि जो सीधा अनुपात होता है वो हमें इस अनुपात में मिलता है। किस अनुपात में मिलता है? वापस समझो। जैसे यहाँ पर मैंने k का y से गुणा किया तो दोनों बराबर हो गए। अब ये समीकरण बन गई। अब मैं क्या करूँगा? इस k को बराबर के उधर भेजूँगा, y को उधर भेजूँगा, k को नहीं भेजना है। y को उधर भेजूँगा तो यहाँ y गुणे में है तो उधर बट्टे में आ जाएगा, यानी ये x/y जो है वो k के बराबर हो जाएगा। बस यही होता है सीधा या सरल अनुपात। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपको वस्तुएं दी हुई है ना, वो इस अनुपात में होगी। जैसे 1 रुपये में 2 चॉकलेट, 2 रुपये में 4 चॉकलेट, 3 रुपये में 6 चॉकलेट, 4 रुपये में 8 चॉकलेट, 5 रुपये में 10 चॉकलेट। ठीक है, यानी x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x3/y3। इन सब का अनुपात हमेशा किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा।
जैसे देखो यहाँ पर यहाँ जैसे 1 रुपये में 2 चॉकलेट, तो इनका अनुपात क्या निकल के आया, 1/2, 1/2 बराबर 2 रुपये में कितनी चॉकलेट, 4 चॉकलेट, तो 2 ऊपर 4 नीचे। अब इसको अगर मैं सरल करूँ तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भी उत्तर कितना आया, 1/2 ही आया, है ना। यानी कि यहाँ पर x1/y1 बराबर x2/y2 ये हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पर सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब यहाँ इनके प्रश्नोत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। हम जानते हैं जब भी हम रेलगाड़ियों में सवारी करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर पहले हमें गाड़ी को क्या करना पड़ता है, पार्क करना पड़ता है। तो जब हम पार्क करते हैं तो वहाँ पर हमसे पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कैसे शुल्क ले रहे हैं, 4 घंटों तक, यदि आपका वाहन 4 घंटों तक पड़ा है तो उसके लिए 60 रुपये लगेंगे। 8 घंटों तक पड़ा है तो 100 रुपये लेंगे, 12 घंटों तक पड़ा है तो 140 रुपये लेंगे, और 24 घंटों तक पड़ा है तो यहाँ 180 रुपये आपसे वसूले जाएंगे। यानी इधर जितने भी हमें राशि दी है इसको हम x मान लेते हैं, और इधर जितनी भी राशि दी है इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये राशि बढ़ रही है तो इस राशि में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन इनका बढ़ना जो है वो कैसे होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि x/y जो है उसका हर बार उत्तर क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इसमें होगी या नहीं होगी वो हमें बतानी है। तो देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है, ठीक है, ये हमें जांच करनी है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो राशियाँ दी है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x/y के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इधर हम ये x1, x2, x3, x4 ये मान लेते हैं, इसको हम y1, y2, y3, y4 मान लेते हैं। तो इनको x/y के रूप में लिखेंगे तो इनका जो बट्टे में लिखेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ k1, क्या ले लेता हूँ k1, ठीक है। यानी मैंने अभी जो बताया ना आपको कि x/y जो है वो किसके बराबर है, k के बराबर है ना। तो मैं यहाँ k1 ले रहा हूँ, तो k1 का मतलब हो गया x/y, यानी ये x हो गया और ये y हो गया, यानी कि 4/60। अब इसको सरल करो तो यहाँ देखो भाग देते हैं हम 4 का, तो 4 एकम 4, और इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, पीछे बचा 2, 4 पंजे 20। तो इसका उत्तर आया 1/15, यानी k1 हमें कितना मिला, 1/15 मिला। अब हम k2 निकालते हैं। k2 का मतलब x/y, यानी x में y का भाग देंगे, यानी 8 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। तो चलो भाग देते हैं। तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा, ऊपर नीचे, इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसको 4 से करते हैं तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, 4 पंजे 20, यानी ये हमें मिला 2/25। ये मिल रहा है 1/15 और ये मिल रहा है 2/25, यानी कि दोनों ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो एक और चेक करते हैं, k3 चेक करते हैं, ठीक है। तो k3 में x/y करना है, यानी कि 12 में हमें 140 बट्टे में लिखना है। अब इनमें भी किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग देते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, इसमें भाग देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, पीछे बचा 2 और 4 पंजे 20, यानी ये मिल रहा है हमें 3/35। सारे ही उत्तर हमें अलग अलग मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई जो 4/60 है वो बराबर नहीं है 8/100 के, ठीक है। और ये 8/100 जो है ये भी बराबर नहीं है 12/140 के, और जब ये सब बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा, यानी 24/180 भी बराबर नहीं होगा, है ना। जब इनका अनुपात बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमें प्रश्न दिया है वो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं यह प्रत्यक्ष अनुपात में
नहीं है। और ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक मूल मिश्रण बनाया गया है और इस मिश्रण की खासियत क्या है कि इसमें जितने भी 8 भाग हैं, जितने भी रंगों के 8 भाग हैं, उसमें से लाल का कितना भाग है, तो यहाँ लाल पदार्थ का एक भाग है। ठीक है, यानी कि यहाँ एक राशि तो हमारी लाल रंग हो गई, बाकी शेष राशियाँ हमारी मूल मिश्रण हो गया। तो यहाँ पर देखो एक राशि को क्या लिया है, लाल रंग के पदार्थ के भाग, और दूसरी राशि हमारी कौन सी होगी, मूल मिश्रण के भाग। तो अगर हमारे ऊपर वाले x चर हो गए और नीचे वाले y चर हो गए, तो ये सभी हम किस में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं कि भाई 1/8 जो है वो बराबर होगा 4 बट्टा, यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी, तो इनको हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये y के चर है तो इसको हम y1, y2, y3 और y4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये x1/y1, ये हो गया x2/y2, तो इस प्रकार से ये सारे आ गए, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ये खाली जगह दे रखी है इनका मान ज्ञात करना है, और इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक तरीका है। क्या तरीका है कि हमने पढ़ा है कि x/y जो है वो हमेशा k के बराबर होता है ना, यानी x1/y1 बराबर होता है x2/y2 के। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इन सभी के मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो 1/8 है वो 4/y1 के बराबर होगा, 1/8 जो है वो 7/y2 के बराबर होगा, 1/8 जो है वो 12/y3 के बराबर होगा, यानी ये 1/8 इन सब के बराबर होगा। तो उसी से हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर हमें इन खाली जगह का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे सरल करेंगे। हम जानते हैं कि जो ये 1/8 है, 1/8 है ना, वो किसके बराबर है, वो इस अनुपात के बराबर है, यानी 4/y1 के बराबर है ना। अब यहाँ पर समीकरण बन गई है, तो y1 यहाँ देखो भाग में है, तो उधर किस में जाएगा, गुणे में, और ये 8 जो है ये भी भाग में है, तो ये किधर जाएगा, गुणे में। यानी y1 को हम 1 के साथ गुणे में भेजेंगे और इस 4 के साथ 8 को गुणे में भेजेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1 का y1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा y1 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो y1 का मान कितना मिल गया, 32 मिल गया। इसी प्रकार से हमें y2 का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो ये 1/8 है वो हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसका मान तो हमने निकाल लिया, अब इस अनुपात की भी ये बराबर होगा, यानी 7/y2 के बराबर होगा। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, ये y2 1 के साथ जाएगा तो गुणे में y2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8 और 7 का गुणा हो जाएगा, तो y2 हमें कितना मिल गया, 7 8 56, है ना। तो y का मान कितना आ गया, 56 आ गया। फिर इसी प्रकार से हम इस 1/8 को जो है बराबर कर सकते हैं 12/y3 के, तो ये हो गया 12/y3। बराबर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सभी समान अनुपात में, इन सभी में प्रत्यक्ष अनुपात है ना। तो अब क्या होगा, y3 1 के साथ इधर जाएगा गुणे में, तो y3 बन गया, और ये उधर जाएगा तो 12 × 8 हो जाएगा। तो गुणा करो, 12 8 कितना होता है, 96। फिर उसके बाद में ये 1/8 जो है वो इस अनुपात के भी बराबर होगा, यानी 20/y4 के बराबर होगा। y4 का 1 से गुणा करेंगे तो y4 ही आएगा, 8 का 20 से गुणा करेंगे तो ये 20 × 8 हो जाएगा, तो y4 हमें कितना मिल गया, 160 मिल गया। तो इन सभी के मान हमारे पास आ गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 करना है। प्रश्न 3 है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लाल रंग के पदार्थ को मैंने x लिख दिया और जो मूल मिश्रण है इसको हमने y लिख दिया। आप चाहो तो इसको लाल रंग का भाग या मूल मिश्रण भी लिख सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो लाल रंग का पदार्थ है उसका अगर हम एक भाग लेते हैं, यानी x अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो इसकी जो मान है वो कितना होगा, वो 75 ml होगा। यानी लाल रंग जो है उसका मान है 75 ml। तो ये 75 ml में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण की 1800 ml में, यानी ml के नीचे ml आएगा, यानी 1800 ml अगर हमारे पास मूल मिश्रण है तो हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। यानी कि अगर लाल रंग का पदार्थ हमने एक लिया है, एक भाग लिया है, तो मूल मिश्रण हमें 75 ml लेना पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ पर 1800, इसको 1800 कर देना ना, 00 1800 ml। और अगर मैं मूल पदार्थ जो है वो 1800 ml ले रहा हूँ तो मुझे लाल रंग का कितना भाग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसको A मान लेता हूँ, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, A B C D M Y, है ना, क्योंकि X Y ले लिए तो X Y हम यहाँ मान नहीं सकते। तो मैं इसको A मान लेता हूँ कि यहाँ मुझे जो है लाल रंग का पदार्थ जो है A भाग चाहिए। तो इसको हमें कैसे सरल करना है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सीधा और प्रत्यक्ष अनुपात। तो उसमें हमने x बट्टा y जो है वो किसके बराबर किया, k के बराबर किया। तो यहाँ देखो x बट्टा y है ना, यानी ये 1/75 जो है वो a बट्टा 1800 के बराबर होगा, है ना। यानी यही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं कि 1/75 जो है वो a बट्टा 1800 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे a का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1800 को उधर भेजूँगा। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसका आपको मान ज्ञात करना है उसको हमेशा बराबर के इधर लिखने की कोशिश करो, ताकि आपके कभी भी प्रश्न मिस्टेक नहीं हो, है ना। तो आप क्या करोगे, ये जो a बट्टा 1800 है वो इधर लिख दो, 1 बट्टा जो 75 है इसको इधर लिख दो। तो पहले हम एक छोटा सा परिवर्तन कर देते हैं, a बट्टा 1800 को इधर लिख देते हैं और 1/75 को हम इधर लिख देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको हमेशा बराबर के इधर रखने की कोशिश करो, ठीक है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a तो यहीं रहेगा, इस 1800 को हम उधर भेजेंगे और 1800 यहाँ पर भाग में है तो उधर इसमें, ये ऊपर किस में चला जाएगा, गुणे में, है ना। यानी ये 1 के साथ गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ 1 × 1800 बट्टा 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 का 1800 से गुणा करना है, तो 1800 ही मिलेगा और इसमें हम किसका भाग देंगे, 75 का भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। तो देखो 75 एकम 75, 75 दूना कितना होता है, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 150। यानी यहाँ 180 हमें लेना है ना। तो 2 बार भाग जाएगा और यहाँ आएगा 150, घटाएंगे तो 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, अगली संख्या हमने उतार दी 0, 300। अब अगर मैं यहाँ पर 5 को 4 से गुणा करता हूँ तो 5 चौक 20, हासिल के 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 4 और 300 में से 300 गए 0, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया 24। तो यहाँ भाग देने पर हमें a कितना मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है 24, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमें यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ लिखा है कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, तो कितना की जगह हम क्या लिखेंगे 24। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप नीचे लिखना है ना, क्या लिखना है 24 लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यहाँ भी देखो सीधा और प्रत्यक्ष अनुपात है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ घटने पर दूसरी चीज़ घटेगी, है ना। यानी प्रश्नावली 11.1 में सारा ही आपका प्रत्यक्ष अनुपात है। तो मैं यहाँ पर 2 राशियाँ दी, एक तो समय है और एक बोतलों की संख्या है। अब यहाँ पर देखो मशीन ने बोतलें कितनी बनाई 840, तो मैं 840 यहाँ बोतल के सामने 840 लिखूंगा। और 840 बोतल बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है।
तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा। तो यहाँ पर समय के ऊपर यहाँ क्या आएगा 5 घंटे, और वो कितनी बोतलें भरेगा, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि वो x बोतलें भरेगा। ठीक है, यदि आप x y यहाँ लेते हो तब यहाँ आपको x नहीं लेना है, आपको यहाँ a b c कुछ भी दूसरा लेना है। तो अब यहाँ क्योंकि अपने पास x और y हमने इधर नहीं लिया है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, है ना। हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करने की भी 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा। तो यहाँ क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपात है तो इसको हम x बट्टा वाई के रूप में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो x बट्टा वाई यानी इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी 6/840 जो है वो 5/x के बराबर होगा। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो मुझे इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि x नीचे है तो ऑटोमेटिक उधर आ जाएगा। तो यहाँ x भाग में है उधर गुणे में जाएगा, 840 भाग में है उधर गुणे में जाएगा। तो पहले x को उधर भेजो तो ये 6 के साथ गुणे में आ जाएगा। यहाँ 5 पहले से है ये उधर जाएगा तो 840 गुणे में आ जाएगा। अब 6 और x का गुणा हो गया, 6x 8 और 8 इसका गुणा हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ हमें 6 का भाग देने पर आसानी होगी। तो इसको हम 5 × 840 ही रहने देते हैं। अब 6 को नीचे भेजते हैं तो x अपनी जगह पर है, 5 × 840 अपनी जगह पर, ये 6 गुणे में है तो भाग में आएगा यानी नीचे आ जाएगा। अब देखो 84 में 6 का भाग जाता है तो पहले हम भाग देते हैं, 6 एकम 6, तो यहाँ 6 एकम 6 पीछे बचा 2, ये बन गया 24। तो 6 चौक कितना होता है 24, है ना, 6 चौक होता है 24, और ये 0 पीछे है तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी मुझे 5 और 140 का गुणा करना है, और 14 का 5 से गुणा करने पर मुझे मिलेगा 14 पंजे 70, यानी x मुझे गुणा करने पर 14 पंजे 70 हो गया, और ये 1 0 इसके पीछे आ जाएगा। यानी टोटल कितनी बोतलें 700 बोतलें भरी जाएगी, यानी 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं मशीन, आपको नीचे लिखना है ना, मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें की जगह क्या आ जाएगा 700 बोतलें भरेगी, 700 बोतलें भरेगी। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 4 का आंसर। प्रश्न 5 है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ यानी चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। हम जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। अब सूक्ष्मदर्शी में हमने क्या करा, इस जीवाणु को देखने के लिए उसके लेंस को 50,000 गुना आवर्धित किया, यानी कि फ़ोन में जैसे हम जूम करते हैं ना, तो इसको 50,000 गुना जूम किया। तो जब हम इसको जीवाणु को देखने के लिए इसको आवर्धित करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको जूम करेंगे, है ना, तो ये जो यहाँ जीवाणु है इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, है ना। आवर्धित करने पर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी पहले तो हमें इस प्रश्न में जो है इसका उत्तर देना है कि इसकी वास्तविक लंबाई क्या है, यानी ये कितना छोटा है वो पहले बताना है। तो चलो पहले इसका उत्तर देते हैं। जीवाणु की वास्तविक लंबाई। अब वास्तविक लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो वो आप कैसे ज्ञात करोगे भाई, आपने इसको कितना आवर्धित किया 50,000 गुना आवर्धित किया, और 50,000 गुना आवर्धित करने पर जूम करने पर ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो यहाँ छोटी राशि में हमें बड़ी राशि का भाग देना है, यानी कि 5 ऊपर आएगा और 50,000 नीचे आएगा, यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 एकम 5 और यहाँ भी 5 एकम 5, यानी ये हो गया 1 बटा, नीचे यहाँ कितने 4 जीरो है ना, 1 के बाद 4 जीरो आएंगे, यानी 10,000। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 बटा 10 की घात 4, है ना। फिर घात और घातांक नियम में हमने पढ़ा है कि ये जो प्लस की घात है वो ऊपर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि इस 1 के साथ यहाँ इसको गुणे में लाऊंगा तो ये 10 की घात -4 हो जाएगा। अब 1 का कोई मतलब है नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। तो जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -4, और ये क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी ये कितना छोटा है, देखो कितना छोटा है, यहाँ घात प्लस की नहीं है माइनस की है,
यानी 1/, जब मैं 10,000 करता हूँ, 1 में 10,000 का भाग देता हूँ, तो जो उत्तर आता है वो जीवाणु इतना छोटा है। जब इतना छोटा है तो इसको आँख से देखना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे आप खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते। तो ये इसकी आ गई वास्तविक लंबाई, जीवाणु की वास्तविक लंबाई। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि फोटोग्राफ का केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो यहाँ देखो, यहाँ आ गया सीधा अनुपात, सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात। कैसे भाई, 50,000 आवर्धित था तो 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी। अब ये कह रहा अगर मैं इसको 20,000 गुना ही आवर्धित करूं तो उसकी लंबाई क्या आएगी? तो यहाँ हमें बनानी पड़ेगी सारणी। तो चलो बना लेते हैं। तो इस तरफ हमें क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर हमें क्या दिया है, आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई, और नीचे हमें क्या दिया है, इसकी आवर्धित फोटोग्राफी, है ना। फोटोग्राफ लिख देता हूं सिर्फ मैं, फोटोग्राफ। ठीक, अच्छा पहले कितना था? तो देखो पहले लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर थी। तो उसको हमने कितना आवर्धित किया था, उसको फोटोग्राफ को हमने किया था 50,000। ठीक है, फिर आवर्धित लंबाई हमें नीचे ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और इसको हमने कितना आवर्धित किया, कितना फोटोग्राफ किया, तो इसको हमने किया 20,000। अब यहाँ कौन सा अनुपात है? यहाँ सीधा अनुपात है। तो सीधा इसको किस में लिखो, बट्टे में लिखो। यानी ये हो गया 5/50,000 बराबर होगा, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, x/20,000 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि x ऊपर है तो इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो ताकि आपको आसानी हो इसको ज्ञात करने में। तो ये हो गया x/20,000 इस साइड में, और इधर आ गया 5/50,000। ठीक है, अब ये जो 20,000 है भाग में है, इसको इधर भेजेंगे तो वो गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ x अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा तो 5 के साथ गुणे में आ जाएगा, यानी 5 × 20,000, और बट्टे में नीचे कितना है, 50,000। 4 जीरो से नीचे ऊपर 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ कितना बचा, 2, यानी 2 क्या है, सेंटीमीटर है। यानी जब उसको 20,000 गुना आवर्धित करूँगा तो उसकी मुझे कितनी लंबाई दिखेगी, 2 सेंटीमीटर लंबाई ही दिखेगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हो आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर है। प्रश्न 6 है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूप 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी हमें एक जहाज दिया है जिसका मॉडल है, ये वास्तविक मॉडल नहीं है ना, ये वास्तविक। प्रश्न 6 है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूप 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी हमें एक जहाज का मॉडल दिया है और इस मॉडल की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। देखो यहाँ पर एक तो मॉडल है और एक वास्तविक जहाज है। अगर मैं मॉडल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर लेता हूँ तो जो मैं वास्तविक जहाज बनाऊंगा वो इससे बड़ा ही बनाऊंगा। तो बड़ा बनाऊंगा तो इसके अनुपात में कितनी ऊंचाई आ गई, 12 मीटर की ऊंचाई आ गई। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी है, एक तो जहाज का मॉडल दिया है और एक वास्तविक जहाज दिया है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो हमें दिया है मॉडल, ठीक है, जहाज का मॉडल, क्या है, जहाज का मॉडल, और एक हमें दिया है वास्तविक जहाज, वास्तविक जहाज, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें दी है, तो देखो अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो मॉडल का मस्तूप 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वास्तविक जहाज का मस्तूप कितना ऊंचा होगा, 12 मीटर ऊंचा होगा, तो यहाँ आएगा 12 मीटर, है ना। फिर यदि जहाज की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है, सॉरी ये मीटर है तो इसको मीटर के पास में लिखेंगे, है ना। तो यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो लंबाई हमें अब दी है मीटर में, तो हमें मॉडल की लंबाई कितनी होगी, तो मॉडल की लंबाई किस में आएगी भाई, सेंटीमीटर में आएगी। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर एक तो ऊंचाई की बात हो रही है और एक बात हो रही है लंबाई की, है ना। और
अगर हमें पता है कि भाई मॉडल की ऊंचाई बढ़ेगी तो वास्तविक ऊंचाई भी बढ़ेगी, और मॉडल की लंबाई बढ़ेगी तो वास्तविक लंबाई भी बढ़ेगी, यानी यहाँ सीधा और प्रत्यक्ष अनुपात चल रहा है। तो इसको हमें सरल करने के लिए वही प्रक्रिया है, पहले हम 9/12 करेंगे और इधर हम x/28 करेंगे। अब क्योंकि मुझे x का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो x/28 और ये आ जाएगा इधर 9/12। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है तो 28 को इधर भेजेंगे गुणे में, तो ये हो गया x बराबर 9 × 28 बट्टा नीचे कितना आ गया 12। काटेंगे इसको तो देखो 9 और 12 इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, ये 3 बार कटेगा, ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 बार कटेगा। अब 28 और 4 इन दोनों में जो है 4 का पहाड़ा है, तो ये हो गया 4 एकम 4 और 4 7 28, यानी ऊपर मेरे पास क्या क्या बच गया, मेरे पास यहाँ बच गया 3 × 7 है ना। तो अब x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 7 त्रिया 21 है ना। और ये x जो है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर वाला जो चर है, राशि है, वो सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर है ना। यानी मॉडल की जो लंबाई है, मॉडल की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर आएगी। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न 7 है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। यानी कि जब आप बाजार से 2 किलो चीनी खरीदते हैं तो उसमें जो चीनी है यानी कि शक्कर है, शक्कर के दानों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। तो वो शक्कर के दाने जब हम गिनेंगे तो वो दाने कितने आएंगे, 9 × 10⁶, यानी 9 के पीछे कितने जीरो, 6 जीरो, इतने उसमें दाने होंगे, क्रिस्टल होंगे। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे, यानी इसमें हमें 2 बार उत्तर देना है, एक तो 5 किलो हो और दूसरा 1.2 kg हो। यानी अगर मैं यहाँ 2 किलो चीनी की बात करूँ, यानी यहाँ चीनी 2 kg में है ना, अगर मैं 2 किलो चीनी की बात करूँ तो क्रिस्टलों की संख्या कितनी आएगी, 9 × 10⁶ आएगी। ठीक है, तो अब 5 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा, यानी इसमें हमें इसको सारणी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 उत्तर हमें ज्ञात करने हैं। फिर 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, तो इसको हम मान लेते हैं x2। ठीक है, तो चलो पहले हम x1 का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि इसमें भी प्रत्यक्ष अनुपात है, तो इन दोनों को इनका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 9 × 10⁶ बट्टा 2 जो है वो x1/5 के बराबर होगा। अब मुझे x1 ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो x1/5 इधर लिख दो और 9 × 10⁶ बट्टा 2 इधर लिख दो। अब मुझे x1 ज्ञात करना है, तो ये 5 यहाँ भाग में है, इधर गुणे में चला जाएगा, तो ऊपर जो संख्या है इसके साथ ये 5 गुणे में आ जाएगा। तो x1 बराबर हमें कितना मिल गया, 9 × 10⁶, इसके साथ ये 5 भी गुणे में आ जाएगा और नीचे बट्टा 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्योंकि नीचे 2 है ना, और यहाँ ऊपर 5 है और मुझे इसको 10 बनाना है, तो 5 को मैं 10 कैसे बना सकता हूँ, तो यहाँ 5 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये 10 बनेगा। लेकिन हमें पता है हम ऐसे ही तो 2 का गुणा कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर हमारा 10�7 में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 का गुणा करेंगे, वापस 2 से 2 कटेगा, यही संख्या हमें मिलेगी। यानी ऐसा हम कर सकते हैं, ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का गुणा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, तो देखो x1 बराबर ये हो गया 9 × 10⁶ इंटू 5 और 2 का गुणा कितना हो गया 10, और नीचे 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, अब 10⁶ और यहाँ 10⁻1, यानी यहाँ 6 जीरो थे और 1 जीरो और इसके साथ लगेगा, तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो। और घातांक नियम में हमने पढ़ा है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो यहाँ 10⁻6 है और यहाँ 10⁻1 है, तो 6 और 1 जुड़कर कितनी हो जाएगी 7। तो अब हमें मिल गया x1 बराबर 9/4 × 10⁻7। ठीक है, अब हमें 9 में 4 का भाग देना है, तो x1 बराबर भाग देते हैं, तो देखो
4 दूनी 8 होता है, बचा 1 लगेगा पॉइंट, पॉइंट लगाने पर यहाँ 0 लगा सकते हैं। 4 दूनी 8 घटाएंगे तो 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20। तो हमारा उत्तर यहाँ कितना आया 2.25। तो यहाँ भाग देने पर आया 2.25 और इसके साथ गुणे में कितना है 10 की घात 7। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल। तो यहाँ पहला x1 का मान तो हमारा आ गया। अब हम x2 का मान ज्ञात करेंगे। तो x2 ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा अनुपात है यानी x1 बट्टा y1, इसको हम बराबर करेंगे x2 बट्टा y2 के। ठीक है, यानी इन दोनों के अनुपात को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 इंटू 10 की घात 6 बट्टा 2। फिर इधर क्या है, इधर है x2 बट्टा 1.2। ठीक है, अब क्योंकि x2 इधर है तो इस पूरे को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हो गया x2 बट्टा 1.2 बराबर 9 इंटू 10 की घात 6 बट्टा 2। ठीक है, अब हमें x2 ज्ञात करना है तो 1.2 को हम गुणे में उधर भेजेंगे ऊपर की तरफ। तो x2 बराबर हमें क्या मिल गया भाई, 9 इंटू 10 की घात 6 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो गुणे में 1.2 हो गया और नीचे कितना है 2 है। अब देखो 1.2 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.6 बार भाग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 9 और 0.6 का गुणा करना है। 9 इंटू 0.6 इंटू फिर कितना है 10 की घात 6 है। तो x2 बराबर इनका गुणा करेंगे तो देखो 9 और 6 का गुणा कितना होता है 54, है ना, 54। और यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ भी हम एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। इंटू इधर कितना है 10 की घात 6 और ये भी क्या है क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, 2.25 इंटू 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, 5.4 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 करना है। प्रश्न 8 है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी कि जो रश्मि के पास मानचित्र है यानी नक्शा है, उसमें 1 सेंटीमीटर जो पैमाना है वो कितने को बताता है, 18 किलोमीटर को बताता है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, है ना। तो एक तरफ तो हमें मानचित्र की दूरी दी है, एक तरफ वास्तविक दूरी दी है। तो अगर मैं मानचित्र की दूरी की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो वह सड़क में कितना चल रही है, 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो किलोमीटर के पास में किलोमीटर आएगा, है ना। तो वह 72 किलोमीटर अगर चल रही है तो यहाँ पर नक्शे में कितना सेंटीमीटर दूरी आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा यहाँ प्रत्यक्ष अनुपात है इसलिए हम इसको अनुपात में लिखेंगे। तो ये हो गया 1/18 बराबर x/72। अब मुझे x ज्ञात करना है तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। तो x/72 बराबर 1/18। x अपनी जगह पर रहेगा, ये भाग में इधर गुणे में जाएगा। तो 72 1 के साथ गुणा होकर कितना हो जाएगा 72 और बट्टे में हमारे पास कितना है 18। और 18 चौक कितना होता है 72, यानी 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और ये उत्तर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। यानी एक चीज़ तो हमें दी हुई है कि भाई जो खंबा है वो कितना ऊंचा है और उसकी जो छाया है उसकी लंबाई कितनी बन रही है। तो एक तरफ है खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई है 5 मीटर, तो इसको मैं 5.60 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, 5.60 सेंटीमीटर का मतलब है 5.60 मीटर। और उसकी जो छाया की लंबाई है वो है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 3.20 कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी किस में आ गया, मीटर में। तो पहला यहाँ पर है कि अगर 20 मीटर, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई, यानी ये हमें ज्ञात करनी है, ये एक अन्य खंबा है।
तो यहाँ पर भी खंबे की लंबाई दी हुई है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये खंबे की लंबाई है और इसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 10.50 मीटर और इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं या x1 मान लेते हैं। फिर उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है, यानी अब हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम x2 मान लेते हैं, ठीक है। और छाया की लंबाई हमें 5 मीटर दे रखी है, तो छाया की लंबाई के इधर आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ x1 और x2 दोनों ज्ञात करने, और दोनों ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया है। क्या करना, इसका जो अनुपात है यानी कि 5.60 बटा 3.20, इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 10.50 बटा x1। अब क्योंकि x नीचे है तो इसको इधर उधर लाने की ज़रूरत नहीं है, x1 यहाँ भाग में है उधर जाएगा गुणे में, ठीक है। और ये 3.20 यहाँ भाग में है उधर जाएगा गुणे में, तो ये उधर जाएगा तो 5.60 इंटू x1 हो जाएगा। यहाँ 10.5 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो गुणे में 3.20 हो जाएगा। अब यहाँ x1 हमें ज्ञात करना है और ये गुणे में है तो इसको हम उधर भेजेंगे बट्टे में, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो x1 अपनी जगह पर 10.50 इंटू 3.20 अपनी जगह पर, और बट्टे में कौन चला जाएगा, 5.60 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं हटेगा क्योंकि ये काम इन दोनों में हुआ है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं। चलो ये हट गया पॉइंट। अब यहाँ पर देखो 10 से 10 चला गया, ठीक है। और यहाँ 32 और यहाँ 56 है, और इन दोनों में 8 का पहाड़ा है, तो यहाँ 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, और यहाँ 8 का भाग देंगे तो 8 सात 56 होता है, यानी 7 बार भाग जाएगा। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो यहाँ जो एक बार है वो लिख देते हैं कि जो x1 हमें मिला है वो मिला है 10.50 इंटू 4 बट्टा 7। अब हम क्या करेंगे, या तो 10.50 में 7 का भाग देंगे या 4 में हम 7 का भाग देंगे। तो चलो हम 10.50 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 3, ठीक है। अगली संख्या उतारेंगे 5, 7 तो पंजे 35, 35 में से 35 गया 0, अगली संख्या हमारी 0 है तो 0 यहाँ लग जाएगी। फिर देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, तो हमें मिल गया 1.50, यानी जब इसमें हमने 7 का भाग दिया तो हमें मिला 1.50, और यहाँ 4 का भी हमें गुणा भी कराना है, तो अब हम गुणा कराएंगे। तो देखो 15 चौके कितना होता है, 60 है ना, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा। फिर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 6.00 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा अंतिम उत्तर 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, छाया की लंबाई, और वो भी किस में है, मीटर में, तो ये उत्तर हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी कि अगर खंबे की ऊंचाई 10.50 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई क्या आएगी, 6 मीटर आएगी, ठीक है। अब हम ये दूसरा x2 का मान ज्ञात करेंगे, और x2 का मान कैसे ज्ञात करना, इसका जो अनुपात है हमें उसको इसके बराबर करना है। यानी इधर हमें दिया है 5.60 बट्टा 3.20, ये अनुपात जो है इसके बराबर होगा x2 बट्टा 5, ठीक है। अब हमें x2 ज्ञात करना है, ये ऊपर है तो इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं, यानी x2 बट्टा 5 बराबर 5.60 बट्टा 3.20। x2 हमें ज्ञात करना है तो 5 उधर गुणे में जाएगा, तो 5.60 के साथ 5 गुणे में आएगा, और 3.20 हमारा नीचे। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमारा हट गया, 10 से 10 भी हट जाएगा। दोनों में 8 का पहाड़ा है तो 8 चौक 32 और 8 सात 56, तो ये हो गया 7/4। अब हम क्या करेंगे, 7 और 5 का गुणा करेंगे, तो x बराबर 7 पंजे कितना हो गया, 35, और नीचे कितना है 4। अब हम 4 का भाग देंगे, तो 35 और यहाँ 4, तो 4 8 32 होता है ना, तो 8 बार भाग जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचा 3।
अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा 0, फिर 7 चौक 28 होता है, घटाएंगे तो 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, और 4 पंजे 20 होता है। यानी उत्तर हमारा कितना आ गया, उत्तर आ गया x2 है ये, है ना, x2 बराबर 8.75 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में, तो मिनट हमारा क्या हो गया समय, 14 किलोमीटर चलता है, और किलोमीटर क्या हो गई दूरी, यानी एक तरफ हमें दूरी दी है, एक समय दिया है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर 14 किलोमीटर अगर उसको चलना है तो कितना समय लगेगा, 25 मिनट लगेगा, और वह 5 घंटे में, अब देखो यहाँ समय जो है वो मिनट में है, तो इसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो है मिनट और ये है किलोमीटर में, और यहाँ यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में, तो यानी कि 5 आवर हो गया, है ना, समय के नीचे यहाँ 5 आवर हो जाएगा। और दूरी कितनी तय करेगा तो वो हम लिख देंगे x, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो समय हमें मिनट में दिया है, 1 घंटे में दिया है, दोनों मात्रक अलग अलग है, तो इसको हमें या तो दोनों को घंटे में बदलना पड़ेगा या फिर दोनों को मिनट में बदलना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। तो हम एक काम करते हैं, इस मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि भाई 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है, ठीक है। और यहाँ कितने मिनट दिए, 25, तो अब 25 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न जब आता है तो उसको हम क्या करते हैं, बराबर के इधर जो 1 है वो बट्टे के ऊपर आता है, बराबर के इधर जो 60 होता है वो बट्टे के नीचे आता है, और नीचे जो ये 25 है वो गुणे में यहाँ आता है। अब 25 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25/60 घंटे, ठीक है। तो 25 मिनट का मतलब 25/60 हो गया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस 25 की जगह कितना लिखेंगे, 25/60 लिखेंगे, तो ये मिनट से किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको बट्टे में लिख देते हैं। तो ये क्या है, 14 किलोमीटर बट्टा 25 मिनट बराबर ये क्या है, x/5 घंटे, ठीक है। तो ये मिनट है और ये घंटे है, तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो गया 14 बट्टा, नीचे जब इसको घंटे में बदलेंगे तो ये मिनट यहाँ से मैं हटा दूंगा, तो इसको घंटे में बदलने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/60, तो नीचे आ जाएगा 25/60 बराबर में यहाँ क्या है, x/5, ठीक है। अब देखो ये दूसरा जो बट्टा 60 में नीचे आया है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, परिमेय नियम के अनुसार। अब इतना आपको नहीं समझना है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो नीचे बट्टा 60 है उसको हम कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, 14 के साथ गुणे में। तो ये क्या बन जाएगा, 14 ऊपर है, इसके साथ गुणे में 60 आ गया, और 25 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे, बराबर में इधर क्या है, x/5। अब मुझे x ज्ञात करना है, तो x/5 को इधर लिख दो और इस पूरे को इधर लिख दो, 14 × 60/25। अब मुझे x ज्ञात करना है तो 5 को उधर गुणे में भेजो, तो ये बन गया x बराबर 14 × 60 × 5/25। अब यहाँ देखो 25 और 5, इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 × 5 = 25, 60 और 5 इन दोनों में भी 5 का पहाड़ा है, तो दोनों को 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5 और 5 दूनी 10। अब क्या बच गया, x बराबर 14 बच गया और 12 बच गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल के 4, 12 × 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। और ये हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में, यानी कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।